नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यपथ और सत्यपथ के इस खास एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार की अभी हाल ही में की गई घोषणा जातिगत जनगणना के बारे में। आज हम जानेंगे कि जातिगत जनगणना का ये फैसला इस समय क्यों लिया गया और क्या होंगे इसके दूरगामी परिणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 अप्रैल को भारत सरकार ने 3 महत्वपूर्ण बैठकें की। इसमें सबसे पहले सुबह बैठक हुई सीसीएस की और उसके बाद दूसरी बैठक हुई सीसीपीए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके बाद अंतिम बैठक हुई मोदी सरकार की आम कैबिनेट की बैठक। और इन तीनों बैठकों के बाद भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बयान दिया कि भारत सरकार इस बार होने वाली आम जनगणना के साथ जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराएगी। उन्होंने पहले तो मीटिंग में लिए गए बाकी फैसलों जैसे गन्ने के मूल्य और भारत सरकार द्वारा नई चालू की गई रेल परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जाते जाते अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और ये कहा कि एक बात और कि भारत सरकार इस बार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। ये फैसला सरकार के द्वारा लेते ही पूरे मीडिया हाउसेज में और पूरे सोशल मीडिया में पूरा डिस्कोर्स ही चेंज हो गया। दरअसल सुबह से ताबड़तोड़ बैठकों के बाद सबको ये अनुमान लगा रहा था, सबको ये आशंका थी कि भारत सरकार पहलगाम हमले के बाद होने वाले अपने किसी बड़े कदम के बारे में चर्चा करेगी या कोई ऐसा बड़ा फैसला आएगा जो पाकिस्तान और आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। पर भारत सरकार के अचानक से जातिगत जनगणना के फैसले के बाद सब आश्चर्यचकित हो गए। सबके लिए सरप्राइज पैकेज की तरह सामने आया। वो भाजपा सरकार जो बहुत दिनों से इसको टालती आ रही थी, जो इसके सवाल पर असहज होती जा रही थी, आखिर उसने इतना बड़ा कदम और इस समय क्यों उठाया। दरअसल उसके पहले की बात यह है कि 29 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके 7 लोक कल्याण मार्ग वाले आवास पर पहुंचे थे। उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो कोई नहीं जानता, पर इस फैसले के आने के बाद अब सरगर्मी तेज है कि जरूर इन दोनों के मध्य जातिगत जनगणना के फैसले पर गंभीर चर्चा हुई होगी, क्योंकि बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सहमति के भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा फैसला अकेले करने वाली तो नहीं थी। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाला है और जो जातियों में न बांट करके अपने हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तले लोगों को रखना चाहता था, वो हमेशा जातिगत जनगणना के खिलाफ रहा है। आखिर उसने भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले में सहमति कैसे दी होगी। आइए जानते हैं कि ये फैसले को लेने का ये जो समय चुना गया, इस समय के बारे में, और आखिर क्यों एक वो पार्टी जो हमेशा इसके खिलाफ रही है उसे इस मांग को मानना ही पड़ा। दरअसल इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। 2024 में हुए लोकसभा के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। बहुमत से 32 सीटें नीचे यानी 240 पर आ गई। उसकी 2019 में 303 सीटें अकेले पूर्ण बहुमत था। और ये जो सब हुआ उसको ऐसा लगता है कि इसके पीछे का एक कारण ये था कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे बड़े विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। क्योंकि जातिगत जनगणना का मामला केवल जातियों की गिनती का नहीं है, ये पूरा मामला फिर जातिगत जनगणना से होते हुए जाता है आरक्षण की सीमा तक। और उसमें समस्त विपक्षी दलों ने, जिसको इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है, उन लोगों ने ओबीसी और एसटी एससी वर्ग की समस्त जातियों को इसी जातिगत जनगणना के मुद्दे के तले गोलबंद किया और उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा घाटा हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी विचारधारा और हिंदुओं को गोलबंद करने की राजनीति करती है और धर्म की काट जाति ही होती है, जिसे इंडिया गठबंधन ने अच्छे से भुनाया। और वो चुनाव के बाद भी इसे अपनी बड़ी जीत और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाते चले आ रहे थे। इससे भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उसे आज नहीं तो कल इस मुद्दे के लिए अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी और कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई और कराएगा तो उसका श्रेय उसे मिलेगा, इसमें इनके साथ तो घाटा ही होना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को अंजाम दिया। अब इस फैसले के आने के बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, वो अपनी जीत की तरह इसको दे रही हैं। सबका कहना है कि राहुल गांधी और विपक्ष ने जो माहौल बनाया, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं कि उसके कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और कांग्रेस कह रही है सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने फैसला लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का श्रेय लेने में पीछे नहीं हट रही है। भाजपा का आईटी सेल, उसके तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया बाइट के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये मोदी सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी फैसला है और इससे पूरे सामाजिक आधार की जो धारणा है वो एकदम बदल जाएगी और ये विकास में बहुत योगदान देगा। और इससे पहले जातिगत जनगणना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। 1931 में अंग्रेजों ने भारत में जातियों की जनगणना कराई थी
उसके बाद से आज़ादी से लेके अब तक देश में कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई है। एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि मोदी सरकार ने इसे कराने का ऐलान तो किया है, पर क्या इसके आंकड़े जारी होंगे? क्योंकि ऐसा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि जातिगत जनगणना से जो ओबीसी और एससी वर्ग की जातियां हैं उनका एक आंकड़ा तो सामने आएगा, पर यह समाज में विभाजन का कारण भी बनेगा। जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा सरकार की इसके पीछे एक और रणनीति हो सकती है कि जिस तरह से वो लगातार पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाती रही है, तो इससे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की भी जातियों की पहचान होगी जो आज तक कभी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके धर्म में भी कई जातियां हैं और जिनका आज तक कभी आकलन नहीं किया गया है। तो इससे जो मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त है उस पर टूटन आएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पसमानदा मुसलमान छिटक करके उसके पास आएगा और इससे उसको इसका राजनीतिक लाभ होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है कि 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस जी रोहिणी के अध्यक्षता में बना एक रोहिणी आयोग, जिसने लंबी चर्चा के बाद जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण मतलब कोटा विद इन कोटा की जांच करना कि आखिर जो ओबीसी आरक्षण जो 27% दिया जाता है हमारे संविधान के द्वारा, उसका सही लाभ मिल रहा है कि लोगों को नहीं मिल रहा है। उस आयोग की ये सिफारिश थी, उसकी रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि ओबीसी वर्ग में तमाम जातियां आती हैं, पर जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ चुनिंदा जातियों को ही मिल रहा है। उन्हीं के पास आरक्षण का अधिक फायदा जा रहा है, जैसे यादवों के पास, पटेलों के पास, कुर्मियों के पास, उनके पास ओबीसी आरक्षण का अधिक लाभ जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार क्या इस बार जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मानेगी, जिससे ओबीसी आरक्षण जो है वो सब जो ओबीसी में आने वाले जातियां हैं उनको, उन जातियों को समान रूप से मिल सके, केवल वो कुछ चुनिंदा जातियों के पास न जा सके? अगर ऐसा होता है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि वो जातियां जो काफ़ी लंबे समय से ओबीसी आरक्षण का अत्यधिक लाभ लेती रही हैं, वो उनके अंदर एक रोष, एक आक्रोश पैदा होगा। लेकिन जो बाकी जातियां जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गोलबंद हो सकती हैं। ये भी एक सोच इसके पीछे हो सकती है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस जातिगत जनगणना के बाद जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल कास्ट है, उसके भीतर एक झिझक या यूँ कहें कि एक आक्रोश की भावना पनप रही है। उसको लग रहा है कि ये उसके साथ अन्याय है। आपको याद होगा कि वीपी सिंह के द्वारा जब मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं, तब भी देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए थे। उसी प्रकार इस बार भी सामान्य वर्ग को लग रहा है कि ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। पर देखने वाली बात ये होगी कि वो सामान्य वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे एडजस्ट करती है और किस तरीके से उसे अपने साथ जोड़ने के लिए या जोड़े रखती है या उसे जोड़ने के लिए मनाती है। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, इससे समाज का क्या होगा? जहां बाकी सारे मुल्क आगे बढ़ने की बातें करते हैं, वहां हम पुनः जातिगत जनगणना की तरफ जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि हमारा समाज जो जातियों से बना हुआ है, जिसमें जातियां अंदर तक समाई हुई हैं, इसके आंकड़े जारी होने के बाद उसमें भेदभाव और वो ज़्यादा बढ़ता है या सब एक छाते के तले आ करके जो है अपने विकास की धारा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने ले तो लिया है, पर इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अभी से ये मांग करने लगी हैं कि इसके बाद जो आरक्षण की सीमा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में तय कर दी है, उस 50% के आंकड़े को पार करना चाहिए। और तो और वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या इन दोनों मांगों का क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। इन पर आगे चल के तलवार खींचना तय है। तो अब ये तो भविष्य के गर्त में ही है कि इसके आंकड़े जारी होते हैं कि नहीं होते हैं, और आंकड़े जारी होने के बाद क्या माहौल बनता है और हमारा सामाजिक ताना बाना कैसे बना रहता है या नहीं बना रहता, और आरक्षण के मुद्दे पर तलवारें कहाँ तक खींचती हैं। और आप देखिए सत्यपथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मिलेगा आपको एक अलग दृष्टिकोण, अलग विश्लेषण जो आपके लिए होगा फायदेमंद। देखिए सत्यपथ। धन्यवाद।